यूट्यूब चैनल बिहार एजुकेशन बाय निधि एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग हंगरी और पोलैंड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ। तो अगली वाली सारी वीडियोस में हम लोगों ने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय को पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम लोग हंगरी और पोलैंड, उसके बाद इसके परिणाम को देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो बिना लेट किए हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है कि हंगरी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, राष्ट्रवादी भावना के प्रसार का रूप हंगरी में भी नज़र आता है। जब राष्ट्रवाद का जब फैलाव हो रहा था तो उस समय ये भी देखा गया कि हंगरी में भी इसका रूप नज़र आया था। हंगरी पर ऑस्ट्रिया का पूर्णतः प्रभुत्व था। हंगरी पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभुत्व था? तो ऑस्ट्रिया का। 1848 की क्रांति के प्रभाव से यहाँ भी राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई, जहाँ आंदोलन का नेतृत्व कोसुत और फ्रांसीसी डिक नामक क्रांतिकारी के द्वारा किया जा रहा था। देखिए, हंगरी में दो लोग जो थे वो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। कौन कौन थे? तो एक कोसुत थे और एक फ्रांसीसी डिक, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हंगरी में आंदोलन का नेतृत्व कौन कौन कर रहे थे, तो उसका आंसर क्या होगा कि कोसुत और फ्रांसीसी डिक, ठीक है। कोसुत लोकतांत्रिक विचारों का समर्थक था और उसने वर्गहीन समाज की विचारों को जनता तक पहुंचाना शुरू किया, जिस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। देखिए, कोसुत जो थे वो लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन करते थे और उन्होंने वर्गहीन समाज जो थी उसके विचार जो थे उसको जनता तक पहुंचाना चाहते थे और इसी के कारण उन पे क्या किया गया कि प्रतिबंध लगा दिया गया। फ्रांस में लुई फिलिप के पतन का हंगरी के राष्ट्रवादी आंदोलन का विशेष प्रभाव पड़ा। देखिए, फ्रांस में जब लुई फिलिप का मतलब पतन हो गया तो हंगरी में इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ा था। कोसुत ने ऑस्ट्रियाई आधिपत्य का विरोध करना शुरू किया तथा व्यवस्था में बदलाव की मांग करने लगा। इसका प्रभाव हंगरी तथा ऑस्ट्रिया दोनों देशों की जनता पर पड़ा था, ठीक है। उसके बाद है जिसके कारण यहाँ राष्ट्रीयता के पक्ष में आंदोलन शुरू हो गए थे। अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने हंगरी की कई बातें मान ली और अंत में क्या हुआ कि 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया की सरकार ने क्या किया कि हंगरी की कई बातों को मान लिया। उसके बाद देखिए, जिसके अनुसार क्या हुआ, जब यानी लास्ट टाइम हम कह सकते हैं कि 31 मार्च 1848 को हंगरिया जो है मतलब वो स्वतंत्र हो गया और वहाँ पर स्वतंत्र होने के बाद वहाँ क्या किया गया, तो देखिए सबसे पहले काम क्या किया गया कि स्वतंत्र मंत्री परिषद की मांग स्वीकार की गई थी। इसके अलावा हंगरी के सदस्य ही सम्मिलित किए गए, प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई, सामंती प्रथा समाप्त कर दी गई तथा प्रतिनिधि सभा जो डाइट थी की बैठक जो है प्रतिवर्ष राजधानी बुडापेस्ट में बुलाने की बात को स्वीकार किया गया और इस प्रकार इन आंदोलन ने हंगरी को राष्ट्रीयता और क्षमता प्रदान की। कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पर हंगरी में भी क्या था कि ऑस्ट्रिया का प्रभाव था। ऑस्ट्रिया बहुत ज़्यादा वहाँ पर लोगों का शोषण करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि हंगरी के लोगों में भी देख रहे थे, हंगरी के लोग जो है अपने आसपास देख रहे थे कि स्वतंत्रता के लिए किस प्रकार से आंदोलन चल रहे हैं, तो उसका प्रभाव इन पे भी पड़ा और जिसके कारण उन्होंने ऑस्ट्रिया के खिलाफ आंदोलन उठाया और आंदोलन उठाने के बाद अंततः 31 मार्च 1848 को ऑस्ट्रिया जो है हंगरी जो है वो ऑस्ट्रिया के चंगुल से बाहर निकल गई और ऑस्ट्रिया को हंगरी की कई बातों को मानना पड़ा था, जिसमें था कि स्वतंत्र मंत्री परिषद था। उसके बाद जो हंगरी के सदस्य थे वही सम्मिलित किए गए थे और प्रेस को स्वतंत्रता दी गई, राष्ट्रीय सुरक्षा सेना की स्थापना की गई और जो सामंती व्यवस्था था उसको समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर क्या लाया गया, तो एक सभा लाया गया जिसका नाम डाइट था, ठीक है। चलिए,
यहाँ तक ये समाप्त हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि पोलैंड का प्रभाव क्या था। में भी उसी प्रकार से था, रूस का शासन था वहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पोलैंड तो अंत में रूस के चंगुल से बाहर नहीं निकला था, लेकिन उसने भी आंदोलन शुरू किया था। देखिए क्या था, पोलैंड में भी राष्ट्रवादी भावना के कारण रूसी शासन के विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गए। 1830 की क्रांति का प्रभाव यहाँ के उदारवादियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा था। देखिए पोलैंड पर किस चीज़ का प्रभाव पड़ा था, तो 1830 की क्रांति, जब इटली का एकीकरण हो रहा था तो उस समय 1830 की क्रांति जो हुई थी उस समय का प्रभाव इन लोगों पे पड़ा था। किस पे, तो पोलैंड वालों पे। और यहाँ पर किसका शासन था, तो किसका शासन था, तो रूसी का, ठीक है। और हंगरी में किसका शासन था, तो ऑस्ट्रिया का, याद रखेंगे, ठीक है। परंतु इन्हें इंग्लैंड तथा फ्रांस की सहायता नहीं मिल सकी। पोलैंड वाले लोग जो थे उन्होंने तो आंदोलन किया था, लेकिन वहाँ पर क्या था कि इंग्लैंड और फ्रांस जो था इनकी सहायता नहीं कर पाया, पोलैंड की सहायता नहीं कर पाया। देखिए इंग्लैंड और फ्रांस जो था वो बहुत शक्तिशाली था और वो हर किसी का मतलब हेल्प कर रहा था, लेकिन जब इनके टाइम आया तो वो हेल्प नहीं कर पाया। तो इसी के कारण क्या हुआ कि अतः इस समय रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। और इसी समय इन दोनों के कारण क्या हुआ, इंग्लैंड और फ्रांस के कारण क्या हुआ कि रूस की जो सरकार थी उसने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था, ठीक है। चलिए उसके बाद है बोहेमिया, ठीक है। बोहेमिया के बारे में पढ़ते हैं। तो बोहेमिया जो ऑस्ट्रियाई शासन के अंतर्गत था में भी हंगरी की घटनाक्रम का प्रभाव पड़ा। बोहेमिया में भी ऑस्ट्रिया का शासन था, ठीक है। वहाँ पर भी किसका शासन चलता था, तो ऑस्ट्रिया का शासन चलता था। और वहाँ पर भी हंगरी का जो घटना हुआ था हंगरी में, वो उस चीज़ का प्रभाव किस पे पड़ा था, तो बोहेमिया पर। बोहेमिया की बहुसंख्यक चौक जाति की स्वायत्तता शासन की मांग को स्वीकार किया गया, परंतु उसके बाद क्या हुआ कि आंदोलन ने सिंहात्मक रूप धारण कर लिया। और जिसके कारण क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया द्वारा क्या किया गया, क्रांतिकारियों की सख्ती से दमन कर दिया गया। देखिए ऑस्ट्रिया के जो लोग थे, आंदोलन शुरू जब हुआ तो ऑस्ट्रिया के लोगों ने क्या किया कि क्रांतिकारियों को एक सख्ती रूप से उनका दमन शुरू कर दिए। और इस प्रकार क्या हुआ कि बोहेमिया में होने वाली क्रांतिकारी आंदोलन की उपलब्धियां अस्थायी नहीं रह सकी थी, ठीक है। चलिए अब यहाँ तक तो हमारा युद्ध चला था। अब हम पढ़ते हैं कि परिणाम क्या हुआ, ठीक है। राष्ट्रवाद का जब फैलाव हुआ था तो उसके बाद पूरे यूरोप का बदलाव क्या हुआ, उसमें बदलाव क्या आया कि राष्ट्रवाद हुआ कि नहीं हुआ, तो उसका परिणाम, ठीक है, देखेंगे हम। देखिए परिणाम में क्या है हमारा कि यूरोप में राष्ट्रीयता की भावना का विकास तो फ्रांसीसी क्रांति के गर्भ से ही आरंभ हुआ, जो मूर्त रूप में यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में सामने आया। फलस्वरूप कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का नकारात्मक पक्ष 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध तक संकीर्ण राष्ट्रवाद के रूप में उभरकर सामने आया। प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया। देखिए कहने का अर्थ ये है कि जब राष्ट्रीयता की भावना हो रही थी तो ये कब से शुरू हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति से शुरू हुआ था। और ये क्या हुआ कि यूरोपीय राज्यों के एकीकरण के रूप में एक सामने आया, ठीक है। राष्ट्रवादी जो फैलाव था वो कब से शुरू हुआ था, तो फ्रांसीसी क्रांति से। और सामने कब आया, तो यूरोपीय जब राज्यों का एकीकरण होने लगा तब सामने आया, जिसमें क्या हुआ था कि कई बड़े एवं छोटे राष्ट्रों का उदय हुआ। और जितने भी नकारात्मक मतलब पक्ष थे वो 19वीं शताब्दी के अंतिम में मतलब उभर कर सामने आ गए और उनका अंत हुआ। और प्रत्येक राष्ट्र की जनता जो है वो शासक के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। इसके लिए वे किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बाल्कन क्षेत्र के कई छोटे छोटे राज्यों एवं जातीय समूहों में भी यह भावना जो है जोर पकड़ने लगी थी। दूसरी तरफ बड़े
यूरोपीय राज्यों तथा जर्मनी, जैसे कि जर्मनी हो गया, इटली, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों में राष्ट्रवाद की भावना जो है इतनी बढ़ गई थी कि उनमें साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव होने लगा था। ठीक है, हालांकि क्या हुआ था कि इन साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों के लिए यूरोप में उन्हें होने वाली जो औद्योगिक क्रांति थी इसकी जिम्मेदार थी जितने उनके कारण थे। ठीक है, और इस प्रवृत्ति ने सर्वप्रथम क्या किया कि एशियाई और अफ्रीकी देशों पर अपना निशाना बना दिया, और जहां पर यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे और इन उपनिवेशों के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। ठीक है, इस साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य जो है ध्वस्त हो गया। यानी साम्राज्यवादी जो प्रवृत्ति का उदय हुआ तो उस समय क्या हुआ कि जो ऑटोमन साम्राज्य था वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और पूरा बाल्कन जो क्षेत्र था वो युद्ध का अखाड़ा बन गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के इस प्रादुर्भाव ने यूरोप ही नहीं वरन पूरे विश्व को जागरूक बनाया। यूरोप मतलब ऐसा महादेश था जहाँ पर क्या हुआ कि राष्ट्रवाद के प्रादुर्भाव के बाद क्या हुआ कि यूरोप को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को इससे जागरूकता बढ़ी। ठीक है, जिसके कारण क्या हुई कि अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों में विदेशी सत्ता के खिलाफ मुक्ति के लिए राष्ट्रीयता की लहर उपजी थी। ठीक है, और इसी परिप्रेक्ष्य में भारत में भी यूरोपीय राष्ट्रवाद के संदेश पहुंचने शुरू हो चुके थे। और देखिए मैसूर के जो टीपू सुल्तान स्वयं उन्होंने क्या किया कि 1789 में फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी प्रभावित हुए थे। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, कहाँ का शासक था, तो मैसूर का, याद रखेंगे, पूछा जाता है हरदम बोर्ड के एग्ज़ाम में। ठीक है, और या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा मैसूर का शासक कौन था, तो टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखेंगे। और देखिए टीपू सुल्तान जो थे उन्होंने 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, और प्रभावित होने के कारण क्या हुआ कि उन्होंने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी और स्वयं उसका सदस्य बन गए थे। यह भी कहा जाता है कि उसने श्रीरंगपट्टम में ही स्वतंत्रता का प्रतीक जो है वृक्ष को लगवाया था। ठीक है, उसके बाद दूसरी तरफ क्या था कि 19वीं शताब्दी में चलने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने नेताओं में भी भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाना शुरू किया था। उदाहरण स्वरूप हम देखें तो देखिए राजा राम मोहन राय ने क्या किया कि स्वयं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में काफ़ी रुचि लेते थे। उन्होंने स्वतंत्रता, जनवाद एवं राष्ट्रवाद संबंधी अपने विचारों के कारण क्या हुआ कि 1821 की नेप्स की क्रांति की विफलता पर काफ़ी दुख प्रकट किया था और 1823 की ईस्वी में स्पेनिश स्वतंत्रता आंदोलन की सफलता का उत्सव भोज दिया। कालांतर में भारत 1857 की क्रांति से ही राष्ट्रीयता के तत्व नजर आने लगे थे। उसके बाद क्या था कि इस प्रकार देखा जाए तो यूरोप में जन्मी राष्ट्रीयता की भावना ने प्रथमतः यूरोप को एक एवं अंततः पूरे विश्व को प्रभावित किया था, और जिसके फलस्वरूप क्या हुआ कि यूरोप के राजनीतिक मानचित्र में बदलाव तो आया ही था, साथ में साथ क्या हुआ कि जो जितने भी उपनिवेश थे वो स्वतंत्र हो गए। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम इसके जो भी थोड़े बहुत क्वेश्चन छूटे होंगे उसको देख लेंगे। ठीक है, और सारे वीडियोस जो हैं पहले वाले लेक्चर्स में है इसके क्वेश्चन आंसर, तो आप उसको देख के पढ़ सकते हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।